देखिए, अपने जो तीसरी प्रश्नावली चल रही थी उसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे थे। तीन विधियां हमने कंप्लीट कर ली थी। ग्राफ विधि से समीकरण का हल हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि अपनी हो चुकी थी। इन्हीं के आगे हम चल रहे थे और इसमें हमें वज्र गुणन विधि से दो समीकरण को सरल करना ये सीखना आज हमें। पिछले क्लास में भी इसका आपको परिचय करवा दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। एक बार फिर से इसका आप परिचय करेंगे, इसको जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से हम हल करेंगे। वज्र गुणन विधि का तरीका क्या होता है, वज्र गुणन विधि कितनी सरल होती है या प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के सापेक्ष ज्यादा जटिल होती है या सरल होती है, आपको देखना है। डायरेक्ट अगर इसको हम काम में लेंगे तो वज्र गुणन विधि उन दोनों विधियों से काफी सरल हो जाती है बजाय लिखने के। और अगर लिख के इसको करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं तो थोड़ा सा लिखावट के अनुसार ये थोड़ी लंबी हो जाती है। बाकी डायरेक्ट हम माइंड से इसको करते हैं तो विधि बहुत ही सरल है। तो देखिए, पिछले जो क्वेश्चन आपको बताए थे उसमें से आपको पहला दूसरा क्वेश्चन समझा दिया था। आज वज्र गुणन विधि का परिचय करवाने के साथ ही मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें से करवा दूंगा। देखते हैं, पहले तो आप ये सीखिए कि वज्र गुणन विधि होती क्या है। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपके पास, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इनका जो फॉर्म चलता है वो आपको मालूम है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्रकार का होता है। दूसरा जो समीकरण है वो भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। अब दोनों समीकरणों में विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में a1, b1 और c1 बोल देते हैं। इनके जो गुणांक उनको गुणांकों को पहले समीकरण के लिए हम क्या बोल देंगे, a1, b1 और c1। दूसरे समीकरण में a2, b2 और c2 इस प्रकार से बोल देते हैं। अब वज्र गुणन विधि से सरल करने का सूत्र देखो ये होता है। इसमें आप इसको एक बार आप समझने की कोशिश करें। देखो, a1 बटे a2 लिखेंगे, फिर इधर आप लिख दो b1 बटे b2 और इधर आप लिख दो c1 बटे c2 और एक बार वापस आप लिख दो a1 बटे a2। वज्र गुणा करना, वज्र वज्र का मतलब होता है क्रॉस। जैसे 2 3 4 1, यहाँ वज्र गुणा करने का मतलब होगा इसको इससे गुणा करना है और फिर इसको इससे, पहले ये गुणा होगा फिर ये गुणा होगा। देखिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है, जैसे इसमें हम कोई से भी गिनती अगर शुरू करते हैं तो एक यहीं पे आएगा, एक इधर आएगा, फिर आप चाहे तो दो इधर लिख सकते हो या फिर दो इधर लिख सकते। तो ये जो एक आया वो एक नंबर पे गुणा होगा और ये वज्र रूप में होगा, यानी तिरछा गुणा होगा। तो ये एक इससे गुणा होगा, इधर वाली संख्या से गुणा होगा। तो ये एक हमेशा लास्ट वाले से गुणा होगा, बाद में जो बचेगी वो आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये क्रम आपको यहाँ लिखना है। यहाँ मैंने लिखा, जैसे अक्ष को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ अक्ष हो गया, यहाँ y लिखना और यहाँ 1 लिखना है। सूत्र बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको, इसको रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा समझ लें ताकि सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाए। तो क्या करना, देखो अक्ष के बट्टे में ये नंबर चल रहा है आपका, इसको समझे आप। तो अब इसमें पहले कौन सा गुणा करना है ये देखिए आप। तो अक्ष के नीचे ये नंबर है, तो सबसे पहले हम अगर इधर से पढ़ना चाहेंगे a1 b1 तो a1 सबसे पहले आएगा। अगर हम ऊपर से नीचे पढ़ना चाहेंगे a1 a2 तो भी a1 सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले गुणा करना में a1 का, और a1 का गुणा किससे होगा, b2 से होगा, क्योंकि तिरछा गुणा होता है, वज्र गुणा होता है। वज्र का मतलब तिरछा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वज्र गुणा हो गया, तो ये a1 का गुणा किससे हो गया, b1 से हो गया। इसी प्रकार अब इसमें क्या बच गया, a2, तो a2 का गुणा किससे होगा, जो इसके साथ में संख्या बच गई, इसके साथ में कौन बच गया, b2 बच गया, इसका इससे गुणा। आगे चले हम, y के बट्टे में b1 b2 c1 c2 ये है। तो अगर y के बट्टे की हम बात करें तो ये सबसे पहले b1 आ गया, ये है y के बट्टे में दोनों नंबर b1 b2 c1 c2। तो ये जो b1 है ये b1 गुणा होगा किससे, c2 से। भाई ये b1 सबसे पहले आएगा। अब ये तिरछा होगा, तो तिरछा देखो c से अगर होता तो सीधा गुणा हो गया, इस b2 से होगा तो भी सीधा गुणा हो गया। तिरछा करने के लिए ये c2 से गुणा होगा। ऐसे ही ये c1 किससे गुणा होगा, ये a2 से गुणा होगा, ये तिरछा गुणा हो गया। इसके अलावा जो बच गया उनको गुणा करेंगे, b2 को c1 से गुणा करेंगे और c2 को
A1 से गुणा करेंगे। ये गुणा का तरीका हो गया। इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना कैसे है वो ध्यान देंगे आप। लिखने के लिए ये प्रोसेस होती है, ये लिखना आपको अक्स बटे, देखिए बिल्कुल आसान है, गुणा करेंगे आप A1 B2, तो यहाँ लिखेंगे आप A1 B2, फिर माइनस करना है, माइनस सूत्र में चलेगा हमेशा, पहला जो गुणनफल हो जाएगा उसमें से माइनस करेंगे दूसरा गुणनफल, तो A1 B2 माइनस ये दोनों A2 B1 बराबर y बटे, अब y के बटे में क्या आएगा देखो B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर अचर पद के लिए हमें एक लिखना होता है, और यहाँ एक के बटे में क्या लिखेंगे आप, ये गुणा आएगा सबसे पहले C1 A2 माइनस C2 A1 ये हमने गुणा कर दिया, और यही इसका रिजल्ट होता है। इसे A2 को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं रहे। अब देखिए इसको बनाने का तरीका तो ये बता दिया कि ये वज्र गुणा इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। इसको याद करने के लिए मैं ये बता देता हूँ, जैसे ये तीन फैमिली है ए अक्स, और दूसरी फैमिली है जैसे बी वाई, और तीसरी फैमिली है सी यानी कि अचर पद। अब बुलावा आया कि एक में से एक व्यक्ति को आना है, तो यहां से x आ गया, कौन आ गया x, तो x आ गया, तो अब यहां से देखो अचर पद जाएंगे b और c, वो दूसरे के जाएंगे, यहां से कोई नहीं जाएगा, अब यहां से जाएगा b और यहां से c, तो यहां से bc लिखना है और ये bc लिखना है, दोनों के बीच में क्या करना है माइनस करना है। पहले एक नंबर आएगा 1 2 2 1, 1 2 2 1, 12 21 12 21 12 21, इस प्रकार से आप रट सकते हो इनको। तो ये 1 2 2 1, तो अक्स के बटे में ये आएगा, अक्स के बटे में अक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1, देखिए ये रहा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, ये गुणा B1 से शुरू होता है, कहां से शुरू होगा B1 से, क्योंकि अक्स के बटे में क्या नहीं आएगा, अक्स बटे ये y बटे और ये 1 बटे, ऐसे समझे, ये अक्स तो यहां से आ गया, अब ये b और c आएंगे तो इसको हमें ये लिखना है, b से शुरू करेंगे B1 B2, क्योंकि अक्स के साथ में जो a आता है, तो a का इसका जो ग्रुप है वहां से क्या आ गया आपके पास, अक्स आ गया यहाँ से, अब यहाँ से a नहीं आएगा, इसका तिरछा गुणा होगा, तो B1 B2, फिर आएगा C1 C2, फिर आएगा A1 A2, और फिर वापस क्या आ जाएगा B1 B2, ये क्रम चलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तिरछा गुणा करेंगे तो ये B1 का C2 से गुणा होगा, C1 का A2 से, और ये A1 का B2 से, ये तिरछा गुणा हो गया। फिर जो बच गया B2 का C1 से, C2 का A1 से, और ये तो इस क्रम में क्या बच गया देखो, अक्स बटे B1 C2, इसको ये लिखेंगे अक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1 फिर y के बटे में लिखेंगे, y के बटे में क्या आ जाएगा देखिए, y के साथ में कौन है, y के साथ में b है, यानी यहाँ से इसके बटे में b का पद नहीं आएगा, देख लीजिए, तो y के बटे में आएगा C1 A2 फिर C2 A1 फिर बराबर में क्या आ जाएगा, एक बटे में, एक का मतलब क्या हो गया c का मतलब अचर पद हो गया, तो अचर पद के नीचे क्या आएगा तिरछा, यानी a और b में से कोई सा पद आएगा, यानी जो एक फैमिली में से जो मेंबर आ गया उसका मेंबर उसके बट्टे में नहीं आएगा, उसको तिरछा गुणा करना होता है हमें, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्रम बचेगा, तो अक्स बटे क्या आ गया B1 C2 माइनस B2 C1, यानी कि हमने यहाँ से अक्स का पद उठा लिया, तो अक्स का जो पद है वो a अक्स की फैमिली से है, तो a अक्स की फैमिली का जो पद इसके गुणा में आएगा, बट्टे में आएगा, वो दूसरे फैमिली में से आएंगे, यानी b और c आएगा, तो अक्स के बटे में a नहीं आएगा, इसका मतलब b और c आएगा, BC करना आपको B1 C2 B2 C1 1 2 2 1, ऐसे ही y के बटे में क्या आएगा, y कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, b की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके बटे में b नहीं आएगा, तो क्या आएगा c और a आएगा, तो C A ऐसे लिखेंगे 1 2 2 1 माइनस करना है,
तो y बटे C1A2 C2A1। ऐसे ही एक का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पद इसमें कौन होता है, c होता है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी c नहीं आएगा इसके बेटे में, तो क्या आएगा a और b आएगा। तो आप लिख दो ab माइनस कर दो 1 2 2 1। ये आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला आपको याद रखना है और क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से हमें काम में लेना है। ये स्टेप केवल समझाने के लिए बताइए आपको, यहाँ से हम क्वेश्चन में काम में लेंगे और यही अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट और सेकंड वैसे आपको बता दिए थे, आज इसका कर लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट बता रहे हैं इसका। थर्ड वाले को थोड़ा सा समझ लेंगे आप। इसके थर्ड में क्या बोल रहा है, पहले तो हमें चेक करना है कि इसके किस प्रकार के हल है। तो थर्ड वाले में किस प्रकार का हल है, पहले तो उसकी जांच करते हैं। तो जांच हमने करी तो क्या प्राप्त कर रहे हैं हम, ये आ रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। देखो 20 बराबर में था, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर माइनस 5 हो गया और c1 कितना हो गया माइनस 20। c1 बराबर माइनस 20 हो गया। कौन से रहने दो। तो दूसरा जो समीकरण आपके पास 6x माइनस 10y माइनस 20 बराबर 0 बराबर में 40 था, जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 40 हो गया। तो यहाँ से a2, पहले समीकरण में a1 b1 c1 होता है, दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा a2 b2 और c2 हो जाएगा। पहले समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 और c2 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, b2 कितना है माइनस 10 और c2 कितना है यहाँ पे माइनस के 40। अब हमें इनकी तुलना करनी है, इनका मान बताने के किस प्रकार के हल विद्यमान है। तो a1 बटे a2 कितना आ रहा है यहाँ पे 3 बटे 6। a1 का मान कितना 3 और a2 का मान कितना 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू प्राप्त करिए अभी हमने। दूसरा मान प्राप्त करो b1 बटे b2, तो b1 कितना माइनस 10, b2 कितना माइनस 5 और माइनस 10, माइनस 5 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और तीसरा जो मान है c1 बटे c2, तो c1 c2 कितना का देखो माइनस का 20 और ये माइनस के 40, माइनस के 20 बटे माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तीनों मान बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, a1 बटे a2 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2, तीनों मान बराबर आ रहे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये जब कंडीशन होती है तो हम क्या बताते हैं, जब तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब तीनों ही मान बराबर हो जाते हैं तो वहां से हमें क्या प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। और जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो उनका कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल विद्यमान नहीं है तो इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा था कि जिसके केवल अद्वितीय हल की कंडीशन में अगर अद्वितीय हल विद्यमान है तो इसको हम हल कर पाएंगे। पहले आपके चेक करना था कि इसमें किस प्रकार का हल विद्यमान है, कि एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कोई हल नहीं है, ये वाली कंडीशन प्राप्त होगी तो इसको आगे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अद्वितीय हल की कंडीशन में उसको हम वज्र गुणन विधि से हल कर पाते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इसका फोर्थ पॉइंट करेंगे आज। फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, देखो ये समीकरण दे रखा है, इसका कोई हल नहीं था, ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, समीकरण लिखता हूं मैं यहाँ से। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1। 3x, ये मान लिख सकते हो आप a1 a2 b1 b2 प्रकार के मान आप यहाँ से लिखो a1 की वैल्यू कितनी, x का गुणांक कितना, x के गुणा में जब कुछ भी नहीं होता है तो एक तो होता ही है। b1 कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, और c1 बराबर कितना है माइनस के 7। दूसरा जो समीकरण आपके पास 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से हम a2 b2 और c2 लिखेंगे। तो a2 कितना 3, b2 y का गुणांक माइनस 3 और c2 कितना है माइनस के
15। अभी हमें पहले तो ये चेक करना है कि इसके किस प्रकार के हल विद्यमान है, तो हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे, अनुपातों को चेक करेंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए a1 बटे a2 की वैल्यू क्या आएगी, a1 1, a2 3, 1 बटे 3। दूसरा b1 बटे b2 क्या आएगा, माइनस का 3 और b2 भी कितना है, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 1 बटे 1 यानी कि 1 लिखा जा सकता है। और फिर क्या हो गया, c1 बटे c2, c1 कितना -7 और c2 कितना -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 7 बटे 15। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों मान बराबर नहीं है। जब दोनों मान बराबर नहीं है तो क्या होता है, क्या होता है, दोनों मान जब बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं, क्योंकि यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2। तो ये कंडीशन किसके लिए लागू होती है, a1 बटे a2 जब बराबर नहीं होता b1 बटे b2 तो वहां से आपको मालूम है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे काटती है, अर्थात उसका एक अद्वितीय हल विद्यमान होता है। और जिसका अद्वितीय हल विद्यमान होता है उसको हमें यहाँ पे वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए ये प्राप्त हो रहे हैं, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल, समीकरण युग्म का कैसा हल विद्यमान है, एक अद्वितीय हल विद्यमान है। और अद्वितीय हल अगर विद्यमान है तो उसको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है, अद्वितीय हल विद्यमान है। इसलिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से उसको हल करते हैं। तो हल करने पर, तो हल करने के लिए मैं एक बार समीकरण को वापस लिखूंगा। यहाँ पे समीकरण यह था आपके पास x या a1 a2 इनके मान लिख लो आप, a1 b1 c1 1 3 7, a1 b1 और c1 1 -3 और -7, और a2 b2 c2 इनके मान क्या दे रखे हैं, देखिए a2 b2 c2 कितना हो गया, 3 -3 और -15, 3 -3 और -15, 3 -3 और -15, ये हमने मान लिख लिया उधर। अब वज्र गुणन विधि इसमें अप्लाई करते हैं। तो वज्र गुणन विधि का देखिए सूत्र लिखेंगे आप, क्या होता है, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे, तो y के साथ में क्या चलता है, b चलता है, अर्थात इसमें b नहीं आएगा, यानी c1 a2 माइनस c2 a1, और एक के बटे में क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने सूत्र लिख दिया है और सूत्र में संबंधित मान लिखने हैं। तो देखिए x बटे, ध्यान से समझेंगे, b1 c2 माइनस का 3 -15, माइनस का 3 -3 -15, माइनस सूत्र का b2 c1 माइनस का 3 माइनस का 7, माइनस का 3 माइनस का 7 बराबर y बटे में क्या लिखना, c1 a2 c1 -7 है, a2 3 है, -7 गुणा 3 माइनस c2 a1 -15 गुणा 1। देखो ये जो माइनस है वो सूत्र का चल रहा है, संख्या के साथ माइनस वो अलग से लिखना में, माइनस का 15 और a1 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बराबर 1 बटे में क्या लिखना है, a1 b2, बताओ a1 कितना है, a1 b2 1 प्लस का गुणा माइनस का 3, तो 1 गुणा माइनस का 3, माइनस सूत्र का a2 b1 -3 है, a2 3 है, तो 3 गुणा -3, ये माइनस सूत्र का है, 3 गुणा -3। इनके
गुणनफल लिखेंगे हम, तो देखो एक बार मैं यहीं पे लिख देता हूँ, माइनस माइनस गुणा के क्या बन जाएगा प्लस, यानी इसके जगह क्या आ जाएगा 15×3 = 45 आ जाएगा प्लस का, माइनस सूत्र का माइनस माइनस गुणा ओके क्या बन गया प्लस, 7×3 = 21 हो गया। यहाँ क्या बनेगा देखो 7×3 = 21 माइनस प्लस, माइनस हो गया माइनस का 21 माइनस माइनस 15 प्लस 1 से गुणा के माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15। और यहाँ समझेंगे इसको, ये माइनस बाहर वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो इस 15 को क्या बना देगा प्लस बना देगा, अरे माइनस माइनस गुणा के क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस 15 लिखेंगे। ये माइनस इस माइनस को क्या बना दिया प्लस बन गया 15, 15 × 15। यहाँ आप देखेंगे -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3, और ये माइनस आगे वाले माइनस से गुणा के क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस गुणा के क्या बन जाते हैं प्लस बन जाते हैं। तो 3×3 = 9 किसका हो गया प्लस का हो गया। ये मान मैंने यहाँ देखने के लिए लिखे हैं, अगले स्टेप में हमें उतारने, तो अगले स्टेप में मैं लिखता हूँ अक्स बटे 45 - 21, अक्स बटे 45 - 21 बराबर y बटे में क्या लिखना है, y बटे माइनस का 21 प्लस का 15, माइनस का 21 प्लस का 15, और 1 बटे में क्या लिखना आपको, 1 के बटे में माइनस का 3 प्लस का 9, माइनस का 3 प्लस का, ये मान लिखना। वहां पे हमने कैलकुलेशन के लिए लिखे थे, आगे पेज चेंज करना था इसलिए मैंने यहाँ केवल देखने के लिए लिखा 45 - 21, अक्स बटे 45 - 21 पूरा लिखना है। फिर माइनस का 21 प्लस के 15, तो हमने लिख दिया y बटे माइनस का 21 प्लस के 15 आगे वाला मान हो गया। तो ये जो मैंने नीचे वैल्यू लिखी वो यहाँ पे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इनको मिटा देता हूँ, अगले स्टेप में लिख दिए मैंने। तो क्या बन गया इसको चेक करेंगे आप, तो अक्स बटे कितना आ गया 45 - 21, 45 में से 21 घटा दो, 5 में से 1 घटा दिया तो 4, और 4 में से 2 घटा दिया तो 2, यानी अक्स बटे 24 हो गया बराबर y बटे माइनस का 21 प्लस का 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जुड़ेगा घटेगा, चलो बताओ देखिए, जोड़ोगा बाकी होगी, असमान चिन्ह होते हैं जब भी, असमान चिन्ह होने पर घटाव होता है यानी बाकी होती है, संख्याएं घट जाती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, और धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है बजाय ऋणात्मक, यानी 15 में से 21 घटाना आपको, 15 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा -6, कितना देगा -6, 15 में से 21 घटेगा, 15 - 21 है, 15 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 1 बटे, चलो ये बताओ देखिए, -3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -3 प्लस के 9, यानी 9 में से 3 को घटाना है, तो 9 - 3 करेंगे आप, 9 में से 3 घटाएंगे कितना देगा 6 आ जाएगा। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड पार्ट हो गया। अब अक्स का मान ज्ञात हो जाएगा जब हम फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को सोल्व करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं फर्स्ट व थर्ड से, यानी इन दोनों को हल कर दें। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, अक्स बटे 24 बराबर 1 बटे 6, बट्टे का 24 जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 1 से, तो अक्स बराबर 24 × 24 बटे 6, 6 का भाग लगा दिया तो 6 चौके 24, यानी अक्स बराबर कितना आ गया 4, अक्स का मान आ गया। अब सेकेंड को और थर्ड को सोल्व करेंगे आप, तो सेकेंड व थर्ड से क्या देगा, y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे 6, माइनस का 6 गुणा जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ बट्टे में भाग में उधर जाएगा तो 1 से गुणा हो गया, तो y बराबर 6 × 6 माइनस का बटे 6, 6 में 6 का भाग कितने बार गया, एक बार, माइनस की वजह से माइनस बार जाएगा, तो y का मान कितना आ गया -1। अक्स और y दोनों मान आ गए, तो हम अंत में लिखेंगे अतः अक्स बराबर कितना आ गया आपके पास 4, अक्स का मान 4 और y बराबर कितना आ गया -1, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरे का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए, यानी ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है, किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अपरिमित हल है, अपरिमित हल है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, अपरिमित हल, यानी अनेक हल विद्यमान है। अनेक हल विद्यमान कब होते हैं, जब आपको समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2
बराबर b1 बटे b2 और बराबर ही होता है c1 बटे c2, यानी तीनों ही मान, सॉरी c का मान इसमें बराबर नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, तो वहां से हमें लेकिन यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल की बात हो रही है, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त करनी होगी, अनेक हल की कंडीशन में हमें संपाती रेखाएं प्राप्त करनी होती है और संपाती रेखा में तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं, जो मैंने पूर्व में बोल दिया था, ठीक है। तो तीनों अनुपात बराबर होंगे यहाँ पे, उस स्थिति में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। तो इसको हल करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए समीकरण लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y बराबर में 7 लिखा हुआ, जब हम इधर लाएंगे 7 को पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y माइनस 7, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। तो यहाँ से a1 कितना 2, b1 कितना 3, b1 कितना 3 और c1 कितना माइनस है, तो माइनस में लिखेंगे -7 c1 की वैल्यू। दूसरा जो समीकरण है वो देखिए, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, ये बराबर में लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर तो ये चलेगा a प्लस बी इंटू वाई और माइनस ऑफ ये पूरा नंबर इधर माइनस हो जाएगा, तो पूरे ब्रैकेट के साथ ही माइनस लगा दिया हमने। ये क्या बन गया 3a प्लस बी माइनस 2, ऐसे लिखेंगे, और उधर ये पूरा इधर आ गया तो बराबर में क्या बचा 0। तो ये वाली स्टेप हमें लिखनी है, a माइनस बी इंटू अक्स, a माइनस बी इंटू अक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। देखो पूरे ब्रैकेट को, पूरी संख्या को हम इधर ले आए हैं, तो पूरी संख्या के साथ में ब्रैकेट लगा के हमने पूरी संख्या को ही माइनस में लिख दिया है। आगे जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो चिन्ह बदल जाएंगे, वो आगे की बात है। देखिए अभी हमने क्या कर दिया, ये जो पद हमें दिया हुआ था धनात्मक, इस पूरे को हमने माइनस कर दिया, यानी माइनस हमने पूरे का सामूहिक रूप से बाहर लगा दिया है ब्रैकेट बना के। तो अब यहाँ से a2 कितना हो गया a माइनस b2 क्या हो गया y का गुणांक a प्लस b, और c2 क्या हो गया अचरपद माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2, ये c2 की वैल्यू हो गई। अब हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल दिए हुए हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल दिए हुए तो हमें यहाँ से a और b की वैल्यु फाइंड करनी है। क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अनेक हल जब विद्यमान है, इसलिए क्या आएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। जब तीनों ही मान बराबर होते हैं, तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं, तो वहां से हमें संपाती रेखा प्राप्त होती है, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही रास्ते से जाती है, अर्थात वो अनंत लंबाई की होने के कारण उनके अनेक या अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान होते हैं। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। यहाँ पे हम मान लिखेंगे a1 कितना, देखिए a1 2, a2 कितना a माइनस b बराबर b1 कितना, b1 की वैल्यू 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, b2 कितना, ये b2 a प्लस b, c1 कितना माइनस का 7 और c2 कितना, ये रहा c2 माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट, तो माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आगे हम इसको सरल करेंगे तो इसको माइनस हटा देंगे, माइनस से माइनस नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट हो गया। दो को हल करेंगे, देखो ये भी ए बी के रूप में, और वो भी AB, तो कोई से भी दो को हम हल कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड को हल कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को हल कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को भी एक साथ हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए बी के रूप में समीकरण दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेता हूँ, जैसे मैं, या फर्स्ट और थर्ड को करते हैं, हम कंटिन्यू इसी तरीके से आगे करते जाएंगे। तो फर्स्ट व थर्ड से क्या बनेगा, देखिए
x बटे a माइनस बी, 2 बटे था यहाँ पे 2 बटे a माइनस बी, और यहाँ लिखना 7 बटे माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे 2 था 3a प्लस बी माइनस 2 प्लस बी माइनस 2, और यहाँ पे 7 इनको हल करेंगे हम तो a माइनस बी बटे में हो जाएगा तो 7 से गुणा हो जाएगा, और ये बटे के संगे इधर के 2 से गुणा हो गई, तो 2 से गुणा होगी देखो क्या बनेगा 2 गुणा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 गुणा ये a माइनस बी उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या बना a माइनस बी, गुणा करेंगे अंदर 2 3 6a प्लस 2 का b से गुणा हो जाएगा 2b माइनस 2 दूनी 4 माइनस के 4 बराबर 7 का गुणा हो गया 7a माइनस 7 का b से गुणा हो गया तो 7b हो गया। a को एक साइड में लो आप, तो ये 6a प्लस का 7a जब इधर आएगा तो माइनस का 7a हो गया, प्लस के 2b अपनी जगह लिखा हुआ है, माइनस का 7b जब पक्षांतर होने के बाद में इधर आएगा तो प्लस के 7b होगी, माइनस 4 अपनी जगह तो ये माइनस 4, और ये बराबर में क्या आ गया 0। तो यहाँ से आप देखेंगे 6a माइनस 7a, 6a में से 7a घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, 2b प्लस 7b यानी 2b प्लस 7b कितना हो गया 2 और 7 9b हो गया माइनस 4, ये माइनस 4 बराबर 0, यानी यहाँ पे हम a की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। माइनस का a उधर भेज दिया हमने तो क्या हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, a उधर जाके प्लस में हो गया, और इधर क्या बचेगा 9b माइनस 4, ये a की हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये हमें a की वैल्यू प्राप्त हो रही है b के पदों में। कब है जब हमने वहां से फर्स्ट और थर्ड भाग को हल किया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को हल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पद किस में दे रखे हैं, दोनों ही a और b के पदों में दे रखे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे 2 बटे a माइनस बी, 3 बटे a प्लस बी, तो 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी, इनको हल करेंगे। ये माइनस वाला पद उधर जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा, और ये a प्लस बी इधर आके 2 से गुणा गया तो 2 गुणा a प्लस बी बराबर 3 गुणा a माइनस बी, गुणा कर दो, 2 का अंदर गुणा कर दिया क्या बन गया 2a प्लस 2b बराबर 3 का गुणा कर दिया तो 3a माइनस 3b, a और b के पदों को एक साइड में लीजिए, ये 2a अपनी जगह, 3a उधर प्लस का था, पक्षांतर होने के बाद में इधर आए तो माइनस का 3a हो गया, 2b को उधर भेज देते हैं, माइनस का 3b अपनी जगह ही है, माइनस का 3b अपनी जगह ही है, प्लस का 2b उधर जाएगा, प्लस का नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा 2b, ये लो माइनस हो गया। यहाँ आप देखेंगे 2a माइनस 3 यानी 2 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या गया माइनस का a हो गया, बराबर में ये कितना हो गया 3b माइनस का और 2b माइनस का, दोनों माइनस है समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है, तो कितना हो गया माइनस के 5b, दोनों साइड माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया प्लस के 5b, ये a बराबर आ गया, और a का मान पहले से आया हुआ आपके पास, समीकरण 3 बोल देते हैं इसको, क्योंकि 1 और 2 इक्वेशन जो समीकरण है क्वेश्चन में दे रखी थी वो 1 और 2 हो गई थी, ये 3 हो गया, तो समीकरण 3 से भी a का मान है और समीकरण 4 से भी a का मान आ गया, यानी a के बराबर ये भी होता है और a के बराबर 5 भी ये भी होता है, दोनों मान a के हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों की तुलना करें या मान प्रतिस्थापित करें तो 9b माइनस 4 समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 में हमारे पास क्या आ गया था, समीकरण 3 में था 9b माइनस 4, 9b माइनस 4, और इधर हमारे पास क्या आ गया था 5b, ये दोनों ही मान एक थे, इसका मतलब दोनों मान बराबर है। 5b को तो इधर ले आता हूँ, माइनस 4 को इधर भेज देते हैं, पक्षांतर हो गया, यानी 9b माइनस 5b बराबर में माइनस का 4 उधर गया तो प्लस के 4 हो गया, 9 में से 5 घटा दिया तो 4b बराबर में 4, तो यहाँ से b बराबर 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 4 बटे 4, 4 में 4 का भाग कितनी बार भाई एक बार, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये b का मान, ये b का मान हम a वाले किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं, 3 में लिख सकते हैं या 4 में लिख सकते हैं, समीकरण 4 मुझे ज्यादा इजी दिख रहा है, तो a बराबर 5 भी होता है तो समीकरण 4 में
समीकरण 4 में b बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 5b और b की जगह कितना लिख देंगे आप 1 लिख देंगे, b की जगह क्या 1, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ से 5। अतः a बराबर 5 और b बराबर क्या लिखेंगे 1। ये समीकरण का उत्तर हो गया आपका। जो कंडीशन दे रखी थी अपरिमित हल की, तो हमने अपरिमित हल की कंडीशन लिख दी। क्या कंडीशन लिख दी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और यहाँ से हमने संबंधित मान लिख दिए और फिर दो को हल किया। दो को हल करने पर हमारे पास a और b में समीकरण बने। दोनों समीकरणों को 3 और 4 को हमने हल करके मान प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दे रखा है सेकंड में भी क्या पूछ रहा है? k का मान पूछ रहा है यहाँ पर आपको। k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। यहाँ कंडीशन क्या हो गई? कोई हल नहीं की कंडीशन हो गई। कोई हल नहीं होता है। कब नहीं होता है कोई हल? जब रेखाएं समांतर होती है। समांतर रेखाओं की स्थिति में कोई हल विद्यमान नहीं होता है। जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो कोई हल नहीं होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है? कोई हल नहीं की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2। इस कंडीशन से हम यहाँ k का मान ज्ञात करेंगे। तो ये समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। यहीं पे क्या बन गया? 3x प्लस y बराबर में 1 था, रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1 बराबर 0। दूसरे समीकरण की हम बात करें तो 2k प्लस 1 है, इसको भी इधर लाते हैं, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे इसको? 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 2k प्लस 1। ये हमने समीकरणों को व्यवस्थित कर लिया है। अब कोई हल नहीं है क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ पर हम संबंधित मान लिखेंगे। a1/a2 क्या देखिए? a1 कितना है यहाँ पे? 3 हो गया, 3। a2 कितना? अक्ष का गुणांक, अक्ष के गुणा में क्या चल रहा है यहाँ पे? 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बराबर b1। b1 कौन है यहाँ पे? y का गुणांक। y के गुणा में कौन है? कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो y का गुणांक 1 हो गया बटे b2। दूसरे में y का गुणांक, y के गुणा में कौन चल रहा है? k माइनस 1, k माइनस 1 और बराबर है नहीं c1/c2। तो c1 कितना? c1 माइनस का 1, c2 कितना? c2 माइनस का ये ब्रैकेट, तो माइनस ऑफ 2k प्लस 1। यहाँ आप देखेंगे माइनस से माइनस ऊपर नीचे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान फर्स्ट और सेकंड को जब आप सरल करेंगे तो यहीं से आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पार्ट है इसका। लेकिन k का मान इन दोनों से आ जाएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं हम, तो फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई थी यहाँ पे देखेंगे? 3/2k माइनस 1, 3/2k माइनस 1 और ये क्या था आपके पास? 1/k माइनस 1, 1/k माइनस 1। ये दोनों हमने कंडीशन उतार ली है और दोनों कंडीशन को सोल्व करेंगे। बट्टे की संख्या दूसरी तरफ जाती है, गुणा हो जाती है, आप जानते हैं। तो ये k माइनस 1 इधर आके 3 से गुणा हो गया, तो 3 गुणा k माइनस 1 और ये 1 से गुणा हो गया 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। तो 2k माइनस 1, k का मान ज्ञात करना है तो k के पदों को एक साइड में ले आओ, तो प्लस का 2k इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 3k तो अपनी जगह, ये 2k इधर आके माइनस हो गया 2k
माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का हो गया 3, पहले लिख दिया प्लस को, और माइनस 1 अपनी जगह, 3 के में से 2 के घटा दिया तो 1 के बच गया। गुणांक के रूप में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 3 में से 1 घटा दिया कितना हो गया 2, ये के का मान आ गया आपके पास। के बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। बिल्कुल सिंपल। A1 B1 C1 के मान पहचान लिए, मैंने यहाँ पे नोट नहीं करे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसलिए। फिर A2 B2 और C2 के मान नोट कर लिया आपने, यहाँ बराबर में 0। ये मान नोट करने के बाद में जो कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, कंडीशन क्या दे रखी थी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की कंडीशन ये होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता C1 बटे C2। यहाँ पर हमने मान लिखे और मान लिख दिए, तो ये हमने वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से के की वैल्यू फाइंड कर ली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कोई विशेष है नहीं क्वेश्चन में से। ये पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल करना है और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यहाँ पे एक बार आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है और एक बार वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि आपने कर रखी है और वज्र गुणन विधि भी आपने कर रखी है। दोनों विधियों में से कौन सी आपको ज्यादा उपयुक्त लगती है वो आप बताएंगे। मैं एक बार दोनों ही विधियां आपको बता रहा हूं वापस से। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से x का मान प्राप्त कर लेते हैं और वो दूसरे समीकरण में लिख देते हैं। तो इस समीकरण को जब हम व्यवस्थित करेंगे क्या बनेगा, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको बोल दिया हमने समीकरण 2। तो हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 से कौन सी विधि से करें, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहां से समीकरण 1 जो हमारे पास है वहां से x का मान प्राप्त करो। x का मान कितना हो गया, 8x प्लस 5y। तो प्लस का 5y उधर जाके माइनस हो गया, तो 8x बराबर 9 माइनस 5y। ये 8x का मान प्राप्त हो। यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 8 गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 9 माइनस 5y बटे 8। ये x का मान प्राप्त हो गया। ये जो x का मान प्राप्त हो गया उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि में यही काम मिलेंगे अभी हम। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, तो 3x की जगह मान प्रतिस्थापित करेंगे पीछे वाला, 3x प्लस 2y बराबर क्या लिखा हुआ था, 3x प्लस 2y बराबर 4। और x का मान क्या है हमारे पास, 9 माइनस 5y बटे 8। 9 माइनस 5y बटे 8। ये प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। बट्टे का नंबर हटाने के लिए पूरे समीकरण को उसी बट्टे वाले नंबर से गुणा कर दीजिए। ये बट्टे का 8 हटाने के लिए इसको भी हम 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 8 से ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ 8 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 8 से गुणा हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख देंगे 8 से गुणा करने पर। ये बट्टे में 8 लिखा हुआ था, तो 8 से गुणा करने पर। तो यहाँ हमने 8 से गुणा किया, 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो गया, लेकिन बाहर जो 3 बचा हुआ था वो 3 अंदर जाके गुणा हो जाएगा। तो 3 का अंदर गुणा कर दिया, 3 9 27 माइनस 3 पंजे 15y प्लस 8 से गुणा कर रहे थे, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 8 से गुणा होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16y, और ये 8 से गुणा होता 8 चौक 32, 16y माइनस 15y। 16 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ गया 1y। गुणांक के रूप में 1 को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। बराबर में 32 पहले से चल रहा है, प्लस का 27 इधर आएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, और माइनस करने पर कितना आ गया 5। ये y का मान आ गया। ये जो y का मान आ गया उसको समीकरण पीछे वाले में
जो समीकरण आया था 3, अक्स बराबर जो मान प्राप्त हो गया इसमें लिखेंगे। आप चाहें तो समीकरण 1 और 2 में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधाजनक रहेगा, अक्स का मान सीधे में प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान लिखेंगे आप। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 क्या चला था हमारे पास कि अक्स बराबर 9 माइनस 5y, y की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है, और बट्टे में क्या चल रहा था 8। तो कितना हो गया देखो, x बराबर 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 बटे 8। 9 में से 25 घटाओ, 9 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ गया माइनस का 16। अरे 9 में से 25 घटाएंगे तो क्या माइनस 16 आ जाएगा, बटे में 8, 8 दूनी 16, माइनस का 2। ये x का मान हो गया और y का मान पहले आ चुका था हमारे पास। अतः x बराबर -2, y बराबर 5। ये तो कौन सी विधि से किया हमने, ये हमने किया प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको कौन सी विधि से और करना है हमें, वज्र गुणन विधि से और करना है। तो वज्र गुणन विधि ज्यादा सुविधाजनक रहती है या प्रतिस्थापन, वो आपको देखनी है। प्रतिस्थापन विधि के लिए तो हमने क्या कर दिया, पहले समीकरण से x का मान प्राप्त कर लिया, वो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू x वाले समीकरण में लिख दिया तो x की वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कि प्रतिस्थापन जो विधि है वो तो हो गई। अब हम कर रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो दोनों में से कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त रहती है, तो इसके लिए समीकरण को व्यवस्थित करते हैं। तो ये क्या बन गया 8x प्लस 5y बराबर में 9, इधर आएगा तो -9 हो गया और बराबर 0, समीकरण ये कहेंगे इसको। दूसरा जो समीकरण है वो 3x प्लस 2y -4 बराबर 0, ये समीकरण तो आपके पास। वज्र गुणन विधि की बात हो रही है, तो अब यहाँ गुणांक आपको अलग से दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि ये a1 b1 c1 है, a2 b2 और ये c2 है। डायरेक्ट सूत्र से काम करेंगे हम। वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखना आपको, अक्स बटे bc bc 1 2 2 1 माइनस y बटे y के साथ में b हो गया यानी ca 1 2 2 1, फिर क्या आएगा 1 बटे ab माइनस करना है 1 2 2 1, मान लिखेंगे डायरेक्ट। तो क्या हो गया अक्स बटे b1 c2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्या लिखना है b1 c2। तो b1 पहले समीकरण से b1 c2 5 गुणा -4, ये गुणा करके लिखते हैं आप सीधा, सुविधाजनक रहेगा, ऐसे हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 5 गुणा -4 माइनस सूत्र का b2 c1 2 गुणा -9 2 गुणा -9 y बटे क्या लिखना c1 a2 माइनस का 9 गुणा 3 माइनस का 9 गुणा, अब गुणा करके लिखूंगा मैं, माइनस का 9 गुणा 3 कितना हो गया माइनस के 27, माइनस सूत्र का c2 a1 2 गुणा 8 यानी 2 × 16, ये माइनस सूत्र का चला था। 1 बटे a1 b2 8 दूनी 16, माइनस सूत्र का a2 b1 3 पंजे 15, इसका भी आप गुणा कर दे 500 के 20 हो गया माइनस का, तो इसकी जगह -20 लिख दिया, -20 माइनस सूत्र का माइनस गुणा होकर क्या बनेगा प्लस, 9 दूनी 18 यानी प्लस के 18 लिख दें इसको आप। तो ये कितना हो गया 18 - 20 क्या हो गया, अगले पेज पे देखते हैं। 18 - 20 हो गया माइनस का 2, अक्स बटे -2, फिर y बटे कितना हो गया माइनस का 27 और माइनस का 16 यानी माइनस के 6 6 12 1 13, यहाँ मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार वापस से चेक कर ले। y का मान c1 a2 9 के 27 माइनस का माइनस सूत्र का c2 a1 832 होगा, सॉरी 832, और माइनस का होगा, माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस हो गया।
तो 32 माइनस 27 हो गया यहाँ पे, 32 में से 27 माइनस करेंगे क्या बच गया 5, तो 5 और 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, तो बटे में क्या आ गया 1, ये भाग 1, ये 2 और ये 3, इसको आगे आप स्वयं करेंगे और आप देखेंगे इसमें आपको वज्र गुणन विधि ज्यादा ठीक लगी या प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में।